So hey everyone, this is Sachin. Welcome to Mind Mingle Academia. This is the part 2 of the end of Biopolarity chapter of Political Science, class 12th. So part 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना, जिसके अंदर हमने एंड ऑफ बायोपोलरिटी को समझा था, सोवियत सिस्टम को भी समझने की कोशिश की थी. उसके अंदर हमने उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ा था और आर्म्स रेस वगैरह के बारे में पढ़ा, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा और गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन और उनकी पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, है ना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? देखिए कि सोवियत यूनियन सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया. इस टॉपिक को हम समझते हैं क्यों हो गया. एक सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री अचानक से डिसइंटीग्रेट कैसे हो जाती है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, but also because it's not first and may not be the last political system to collapse. देखिए, इसलिए समझना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन का एंड क्यों हो गया या फिर कम्युनिज्म एंड क्यों हो गई, है ना, क्योंकि ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जो कि कोलैप्स हुआ था या एंड हुआ था, है ना. लेकिन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इसके डिसइंटीग्रेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, यही क्यों इंपॉर्टेंट है, वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. विच देयर आर यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कोलैप्स. क्योंकि हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके कोलैप्स होने के पीछे काफ़ी यूनिक फीचर थे. सोवियत सिस्टम जो कोलैप्स हुआ उसके पीछे काफ़ी यूनिक फीचर्स थे जो कि इसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं हमारी स्टडी के लिए. देयर इज़ नो डाउट दैट इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. देखिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरनल वीकनेस चल रही थी. हमने पार्ट 1 के अंदर काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया है. विच फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल. जिससे क्या होता है, लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, उनकी जो उम्मीदें थी या फिर उनकी जो विल थी, वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं. मतलब वो पॉलिटिकल जो सिस्टम था, जो सिस्टम सोवियत यूनियन जो सिस्टम था, वो उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है. रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम. और यही सारी चीज़ें देखा जाए तो इस सिस्टम की कोलैप्स होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल हैं. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर्स. हमें ये तो पता ही है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेट हो गई थी, लीड टू सीवर कंज्यूमर शॉर्टेज, और इसकी वजह से सीवर कंज्यूमर शॉर्टेज आ गई थी. एक बड़ी मात्रा में किसी चीज़ की कमी आ जाना, जो कि मतलब डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उन्हीं की शॉर्टेज आ रही है, तो ऑफकोर्स आपका सिस्टम है वो फेलियर फेस करेगा. लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगिन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम. जो काफ़ी लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थी वो सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस उठाना चालू कर देते हैं कि एक सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है हमारा सिस्टम है, वो अचानक से फेल कैसे हो रहा है और उसमें इतनी बड़ी मात्रा में कंज्यूमर शॉर्टेज देखने को क्यों मिल रही है. व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट. ये सिस्टम इतना वीक क्यों हो गया और इसकी इकोनॉमी अचानक से स्टैग्नेट क्यों हो गई, इस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenals and the development of its satellite state. इसमें कोई शक नहीं है कि जो सोवियत की इकोनॉमी थी वो काफ़ी अच्छी थी और इसके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे, है ना. लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं गलती थी या फिर इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसने क्या किया, अपनी रिसोर्सेज और अपनी इकोनॉमी को पूरे तरीके से न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स में लगाना चालू कर दिया. सैटेलाइट स्टेट होते हैं उन्हें डेवलप करने पर इसने ज़्यादा फोकस किया. अपनी मोर देन द हाफ ऑफ जो इकोनॉमी थी उसे इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया. ये एक तरीके से कम्पीट करना चाहता था यूएसए को, है ना. और ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी बोला जाता है. ये इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे एक इसका बहुत बड़ा स्टेप था. At the same time, ordinary citizen became more knowledgeable about the economy advance of West. उसी टाइम पर जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो काफ़ी नॉलेजेबल हो गए थे और वो जो वेस्ट का इकोनॉमिक एडवांस था उस स्ट्रक्चर को जानकर वो काफ़ी रूबरू थे, वो उससे काफ़ी वाकिफ थे कि वेस्ट के अंदर जो इकोनॉमिक एडवांस चल रहा है वो क्या है. आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट सोवियत सिस्टम वॉज बेटर देन कैपिटलिज्म. सोवियत सिस्टम है वो कैपिटलिज्म सिस्टम से काफ़ी अच्छा है ना. द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक. लेकिन जब रियलिटी किसी चीज़ की बाहर निकल के आती है काफ़ी शॉक्ड कर देती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी. ये पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक था उनकी जनता के लिए, सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो सिस्टम था वो डेवलप नहीं हो रहा था, वो बैकवर्ड की तरफ जा रहा था. द सोवियत यूनियन हैड बिकेम स्टैग्नेट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल. सोवियत यूनियन स्टैग्नेट हो चुका था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो स्टैग्नेट हो चुका था, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्टैग्नेट हो चुका था.
द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स वॉज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने 70 साल से ज़्यादा सोवियत यूनियन को रूल किया था, आज वही लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, उन्हें जवाब देने के लिए वो कैपेबल नहीं थी, है ना। सो ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन वाज स्टिल। ऑर्डिनरी पीपल थे वो कहीं ना कहीं एलिनेटेड हो जाते हैं सिस्टम के और एडमिनिस्ट्रेशन को देखकर, और यहाँ से करप्शन और मतलब कह सकते हैं एक बुरे टाइम की शुरुआत हो जाती है। द पार्टी ब्यूरोक्रेट गेंड मोर प्रिविलेज देन ऑर्डिनरी सिटीजन। और जो पार्टी के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, वहाँ के जो सर्विसमैन थे और जो पार्टी के लोग थे, उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज मिलने लगते हैं कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन को नेग्लेक्ट किया जाता है और जो कह सकते हैं कि जो पावरफुल पीपल थे उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहे हैं। मेजर रीज़न, इसके पीछे मेजर रीजंस क्या थे कि गोर्बाचेव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। गोर्बाचेव ने कहा था कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम उनके साथ डील करेंगे, अपने रिफॉर्म्स को बनाएंगे और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। प्रॉमिस टू द रिफॉर्म इकोनॉमी, कैच अप विद द बेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेशन। उनका ये प्रॉमिस था कि इकोनॉमी को रिफॉर्म कर वो बेस्ट को कैच करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपने सिस्टम को लूज कर बैठे। Why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reform। एक बहुत अजीब सी बात है कि उन्हें सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस कर लिया था, है ना, और उन्हें पता था कि कौन सी पॉलिसी रिफॉर्म करनी है या फिर क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। फिर भी ये सिस्टम एक्यूरेट डायग्नोसिस के बाद कोलैप्स कर जाता है ना। ये है, इसलिए हम सोवियत यूनियन को पढ़ रहे हैं कि सब कुछ पता होने के बावजूद एक काफ़ी पावरफुल सिस्टम अचानक से कोलैप्स कैसे कर गया, जिसकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पहले से पता था, फिर सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। दैट्स वाई वी स्टडी अबाउट द सोवियत सिस्टम। आई होप आपको वहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। गोर्बाचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म एंड लूजन द सिस्टम। देखिए क्या होता है, गोर्बाचेव अपने रिफॉर्म्स को आगे लेकर आते हैं और वो सिस्टम को खो देते हैं। देयर वर सेक्शन of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with this method। देखिए ऐसा देखा जाता है कि जो सोवियत सिस्टम था, जो सोवियत सोसाइटी थी, उसे ऐसा फील होता है कि जो गोर्बाचेव हैं, जो रिफॉर्म कर रहे हैं, वो काफ़ी तेज़ भाग रहे हैं। मतलब वो अपने रिफॉर्म के साथ पेशेंसफुल नहीं है, उन्हें पेशेंस है ही नहीं। एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद दिस मेथड, और वो खुद ही के रिफॉर्म के साथ इम्पेशेंट है ना। सो इससे क्या होता है, दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। तो जैसे उन्होंने इन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने जैसे होप की थी उन रिफॉर्म्स को लाकर कि ऐसा होगा, वैसा तो कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन उसकी जो वो उनके साथ इम्पेशेंट थे कि काफ़ी जल्दी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और सिस्टम सुधार में आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और उनकी जो रिफॉर्म की इम्प्लीमेंट वाली जो प्रोसेस थी वो काफ़ी स्लो थी और उससे लोगों को बहुत कम ही बेनिफिट हो रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड था। कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेज वर एरोडिंग एंड गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, उन्हीं की पार्टी के मेंबर को ऐसा फील होता है कि जो उनकी पावर और जो प्रिविलेज हैं उन्हें एरोड किया जा रहा है, वो खत्म हो रही हैं। गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली, और जो गोर्बाचेव हैं वो काफ़ी जल्दी मचा रहे हैं अपनी चीज़ों के साथ, वो काफ़ी इम्पेशेंट हैं। So in this tug of war, Gorbachev lost support on all sides and divide public opinion। तो इसी टग ऑफ वॉर के मतलब अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ, अपने ही मेंबर्स के साथ उनकी टग ऑफ वॉर हो जाती है, और इसी टग ऑफ वॉर के चक्कर में वो गोर्बाचेव सपोर्ट को खो देते हैं सभी तरफ से। मतलब पब्लिक ओपिनियन थे वो भी चेंज हो जाते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। The rise of nationalism and desire for sovereignty within various republic including Russia and Baltic Republic। तो क्या होता है यहाँ से, जब पब्लिक ओपिनियन डिवाइड होता है तो कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज़ें हैं उनका राइज होता है। जैसे कि यहाँ पे नेशनलिज्म का राइज होता है, सॉवरेनिटी की डिज़ायर पैदा होती है लोगों के अंदर, और वेरियस जो रिपब्लिक थे जैसे कि रसिया और जो बाल्टिक रिपब्लिक थे वो चाहते थे कि अब काफ़ी ओवर हो गया और इन सारी चीज़ों से हमें रायत मिलनी चाहिए। बाल्टिक रिपब्लिक जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर। रसिया और यूक्रेन दोनों यूएसएसआर का ही पार्ट थे पहले। प्रूव्ड टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर।
हर कंट्री चाहती थी कि अब हम इस सिस्टम से फ्री हो जाएं, तो यही धीरे धीरे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कारण बन जाते हैं, है ना। अदर थिंग दैट गोर्बाचेव रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन। और जो लोग थे उन्हें ऐसा लगता है कि जो गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन है उसे बढ़ा रहे हैं, है ना। लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट वाली भावना है ना उसे डिससेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोगों की इनर जो फीलिंग थी अपनी सिस्टम के प्रति वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो डिससेटिस्फाई हो जाती हैं अपनी सिस्टम से। तो इसी से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। अब हम डिसइंटीग्रेशन के कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे, ये क्या थे। एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट इश्यू एनीमोर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड वॉर का तो एंड हो ही जाता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट थे सोशलिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच में, वो भी एक दूसरे को बीट कर रहे थे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। इश्यू क्या था फिर? Engaged the military of the two blocks had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapon। देखिए मैं जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी क्रिप्स नोट्स हैं, है ना। 100% यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। जो पॉइंट्स इन नोट्स के अंदर जो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करते हैं देन यू विल गेट गुड मार्क्स, सीरियसली, है ना। तो ध्यान से देख लीजिए। और जो ये नोट्स है ना, इन्हें बस रट डालिए आप। मैं टेलीग्राम पे इन्हें नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग। सो इंगेज द मिलिट्री ऑफ द टू ब्लॉक्स हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव आर्म रेस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखा जाए जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसके जो डिसइंटीग्रेशन का कारण है वो है आर्म रेस, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब वो एक तरीके से रेस कर रहा था यूएसए के साथ और इसी की वजह से उसकी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट हो जाती है। Power relation in world politics change and relative influence of ideas and institutions also change। जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड के उनके अंदर बदलाव आते हैं, है ना। पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आते हैं और जो आइडियाज थे इंस्टीट्यूशन के वो भी कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। देखिए सबके जो परसेप्शन थे वो चेंज हो रहे थे। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटी। देखिए जैसे कोल्ड वॉर का एंड होता है तो देखिए दो ही पॉसिबिलिटी बची थी कि आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वो डोमिनेट, या तो सुपर पावर कोई होगी वो डोमिनेट करेगी। मतलब दोनों एक दो सिस्टम है जैसे यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन यूएसए काफी पावरफुल होगा या फिर यूएसएसआर काफी पावरफुल होगा, तो कोई एक पावरफुल होगा तो वो सुपर पावर कहलाएगा, है ना, और वो डोमिनेट करेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये थी कि एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम मतलब एक ही कोई सिस्टम रह जाएगा, मतलब एक बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो एक ही सिस्टम बचा, वो यूनिपोलर सिस्टम हो गया, है ना। ये दो पॉसिबिलिटी दो दिखाई देती हैं लोगों को। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन्ट द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। देखिए सोवियत ब्लॉक का जैसे एंड होता है तो जो नई कंट्रीज थी उनका इमरजेंस होता है। मतलब वही हमने बात की थी कि काफी जो रिपब्लिक थे वो बाहर निकल कर आ रहे थे, है ना, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट थे वो वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन स्टेट थे वो तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे एंड बिकेम द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो नाटो है उसका पार्ट बनना चाहते थे, है ना। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर सोशियोलॉजी वगैरह के जो लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड, तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आ रही है तो कमेंट में बताओ। जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा और जो सोशियोलॉजी के सारे नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए गए हैं। सो डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, है ना। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।